साइंस चैनल और यहाँ पे हम छोटे छोटे सेशंस कर रहे हैं जो कि 20 और 30 क्वेश्चंस के हैं, जो आज एग्जाम में पूछा गया है या जो आपको पिछले कुछ 5 से 6 दिनों के अंदर एग्जाम में पूछा गया है, उसके रिव्यू के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। जैसे पिछला आपका 26 से जो एग्जाम हुआ है उससे अब तक जो भी क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के बेसिस पे ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ। मे बी अगर आप कल तो संडे है, परसों अगर आप पेपर देने जाते हैं तो प्रोबेबली उससे रिलेटेड या जो अभी तक हमने क्लासेस किए हैं उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको सामने दिखेगा। ग्रुप डी के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं, 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है सिर्फ उसको ही कवर करना पड़ता है। तो अगर 26 से 16 जनवरी तक पेपर है तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कितनी भी लगा लो, आपके टॉपिक्स आपको सेम रखने ही पड़ेंगे, अदरवाइज यू विल नॉट हैव एनी लाइक मच ऑप्शन। सो ऑन दैट बेसिस मे बी आज जो क्लास करे हो उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली नेक्स्ट सेशन में मिल जाते हैं। और अगर 20 मिनट के सेशन से आपको 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो हर दिन के सेशन अटेंड करना कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है ये ध्यान रखिए। और लास्ट तक के जो बच्चे हैं ना जिनका एग्जाम जनवरी में जाके पढ़ना है उनके लिए तो एक तरीके से ये संजीवनी बूटी है ना, आपको लिए अच्छे से काम करेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। मैंने आपको कल भी बोला है जितने भी ये वीडियोस हो रहे हैं, जितनी भी ये क्लासेस चल रही हैं, उनमें अगर आपको कहीं पे भी ये रियलाइज होता है कि हमको किसी टॉपिक को डिटेल में करना है तो वो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस टॉपिक को डिटेल में कराऊंगी, है ना। जो एग्जाम में ज्यादा पूछा जा रहा है, जैसे बायोलॉजी के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन सीधा बायोलॉजी के हैं और ये क्वेश्चन का नंबर आगे चेंज होगा, ये चीजें फ्लक्चुएट होंगी, ये जरूर याद रखिएगा। अभी अगर बायो के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं ना तो एट दी एंड या कुछ 15 दिसंबर के बाद जो केमिस्ट्री या फिजिक्स है ना उसके क्वेश्चन बढ़ेंगे। जैसे अभी बायो ज्यादा आ रही है, आगे केमिस्ट्री फिर ज्यादा आएगी, बायो और फिजिक्स कम आएगी, और आगे फिर जो है ना वो फिजिक्स ज्यादा आएगी, बायो और केमिस्ट्री कम आएंगे। इसके पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी तैयारी करिए कि सिर्फ बायो पे भी डिपेंडेंट नहीं रहिए, आप पूरा सिलेबस जो है वो अच्छे से रिवाइज करके जाइए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है डॉबनियर ट्रायड। ये एक क्वेश्चन ऐसा है फिक्स 100% जो आप चाहे 16 जनवरी वाले दिन भी दोगे ना तो भी उसके चांसेस हैं कि ये वाला क्वेश्चन आए। तो कुछ टॉपिक आपके शॉर्ट होते हैं कि ये टॉपिक तो अपने को पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे डॉबनियर ट्रायड है, डॉबनियर ट्रायड जो है इसमें से आपको करेक्ट सेट है। अब डॉबनियर ट्रायड क्या है? डॉबनियर एक नियम था जहां पे, डॉबनियर साइंटिस्ट का नाम है, ट्रायड जो है वो ट्रिक है जो उन्होंने नियम बनाया था जिस बेसिस पे उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था, ठीक है। डॉबनियर ने एक ट्रायड बनाया जिसमें उन्होंने ये देखा कि अगर मेरे पास जो अवेलेबल एलिमेंट है 15-16 एलिमेंट थे, उनमें से मैंने 3 को उठाया जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम थी, दिखने में वो सेम थे। अगर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है तो समहाउ उनकी केमिकल प्रॉपर्टी को भी चेक किया गया, वो भी थोड़ी सी सेम नजर आई। अब इनके अगर हम जो हमने ट्रायड लिए यानी कि 3 एलिमेंट जो हमने लिए हैं 1 2 3 अगर हम उनको नाम देते हैं तो पहला, और इनके अरेंजमेंट कुछ ऐसे की जा रही है कि जो पहला और तीसरा है ना उसके अगर द्रव्यमान को, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर उसके द्रव्यमान को हमने जोड़ दिया और उसका एवरेज निकाल लिया तो जो आएगा ना वो हमारे 2 के द्रव्यमान के बराबर ही होगा, यानी कि a + c अपॉन में 2 = b, है ना। और जो एवरेज है वो कुछ निकला। तो ऐसे करके डॉबनियर ने 3 ट्रायड बनाए थे और इन 3 ट्रायड में से खाली मतलब टोटल 5 बनाए थे, 3 ठीक थे, 2 बिल्कुल गलत हो गए थे, और 3 में भी 2 का एकदम से सही यहाँ पे द्रव्यमान था, मतलब ये वाला आप करेक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। थर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया था। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा पेयर ठीक है? कैल्शियम स्ट्रोंशियम आयोडीन, लिथियम सोडियम बेरियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है। आंसर देने से पहले एक बार ये 3 चार्ट देख लेते हैं। जैसे लिथियम सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, लिथियम सोडियम और पोटेशियम, LiNa, ठीक है। दूसरा क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ये सिंपल होता है लर्न करने को। 14 आपका फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, ठीक है, ये 3 हो गया। उसके अलावा एक लर्न करना है आपको कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक है। कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम ये डॉबनियर ट्रायड का सही ट्रायड है, राइट। वील हैव अ डिटेल वीडियो ऑन दिस, अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए। अच्छा ये बताइए
टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पे रखने के लिए, मतलब हड्डियां अगर टूट गई हैं तो उनको अलाइनमेंट उनकी करने के लिए डॉक्टर प्लास्टर के तौर पे जिस चीज को इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, वो क्या होती है, वो होती है आपकी पीओपी। अच्छा, अभी ये ट्रेडिशनल चीज जो है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है, ये भी याद रखिएगा। अब पीओपी नहीं चेंज किया जा रहा, अभी पीओपी नहीं यूज किया जा रहा, अब आपका फाइबर जैसा कुछ यूज किया जाता है। अब इतना मोटा पीओपी का लेयर नहीं होता है, अब आपने देखे ना फाइबर है, ब्लू कलर की कवरिंग होती है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन वैसे आप याद रखिए, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज किया जा रहा है तो वो आपका CaSO4 डॉट में हाफ H2O, ठीक है। और ये आपका बनता किससे है, ये जिप्सम से बनाया जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 डॉट में 2H2O। टेम्परेचर कितना लेना है, एग्जैक्ट 100 डिग्री, 101 तक भी नहीं लेना है, 99 भी नहीं लेना है, 110 नहीं लेना है, 100 डिग्री टेम्परेचर पे CaSO4 डॉट 2H2O कन्वर्ट हो जाता है CaSO4 डॉट हाफ H2O में। ये बताइए पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में नीचे की ओर जाने में कौन सा गुण समान रहता है या सेम रहता है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में आप नीचे से ऊपर से नीचे जाते हैं, यानी कि डाउन द पीरियड जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, डाउन द पीरियड, यानी कि डाउन द पीरियड तो मैंने ऐसे बोला 1 2 3 4 5 पीरियड में नीचे जा रहे हैं, इसको डाउन द ग्रुप भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप्स के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, या फिर पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट से राइट। तो इसको जनरली हम पढ़ते हैं डाउन द ग्रुप, और इसको हम पढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, राइट। अगर हम ग्रुप में नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो इसमें से कौन सा गुण समान रहेगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, एटम का साइज, मेटालिक कैरेक्टर या बैलेंसी। देखो कभी भी मेटालिक कैरेक्टर या नॉन मेटालिक कैरेक्टर समान नहीं रह सकते, एटम का साइज जो है वो कभी भी सेम नहीं हो सकता। नो टू एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक साइज, ये लाइन याद रख लीजिए, नो टू एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक साइज। दूसरा मेटालिक कैरेक्टर की अगर बात करते हैं, ये थर्ड पॉइंट का, तो मेटल के कैरेक्टर या एलिमेंट्स का मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट साइड में ज्यादा होता है और राइट साइड में कम। और राइट साइड में मैं ये लिख सकती हूँ कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो ज्यादा हावी होता है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में मेटल ज्यादा है, राइट साइड में नॉन मेटल ज्यादा है, राइट। एटम का साइज क्या है, एटम का साइज जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तब वो बढ़ता है, और हम जब ऊपर से ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तब भी वो बढ़ता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पे मैं बढ़ने का रीजन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप जब 18th ग्रुप तक जाओगे तो ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा। 18 ग्रुप में मेटल का साइज बहुत ज्यादा बढ़ता है, राइट। तो ये याद रखना है यहाँ पे। तो बैलेंसी एक ऐसी चीज होती है, बैलेंसी और बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बैलेंसी और बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये एक ऐसी चीज है जो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते समय आपकी समान रहेगी, ठीक है। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो चेंज होगी, लेकिन ऊपर से नीचे जाते समय क्या होंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहने वाले हैं, ठीक है। When we consider biodegradable substance, we see that common property। जब हम बायोडिग्रेडेबल चीजों के बारे में सोचते हैं या देखते हैं तो हमें एक कॉमन पॉइंट क्या लगता है कि दे आर ऑल बायोलॉजिकल इन ऑरिजिन, इसीलिए बायोडिग्रेडेबल लिखा है ना, तो बायोलॉजिकल इन ऑरिजिन। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट एज सन, यहाँ पे कलर्स, सूरज की जो रोशनी होती है वो इंद्रधनुष से अलग अलग रंगों में, स्प्लिटिंग लिख सकते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ कलर्स होता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट एज ऑफ दी सन, ये आपका रेनबो की, जब रेनबो के फॉर्म में जब ये आ जाता है तो हम इसको क्या कहते हैं, देखो जो सफेद रोशनी थी वो 7 रंगों में बदल गई और आपने उसको रेनबो बोला, ये एक्चुअली डिस्पर्जन ऑफ लाइट है, ठीक है, ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट है। जब यही लाइट फैलती है तो आपकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जैसे अभी ट्यूबलाइट जल रही है और मैं आपको दिखाई दे रही हूँ, वो रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई दे रही हूँ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जहाँ पे चीजें चमकती हैं, है ना, हीरा चमकता है तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से चमकता है। तो ये कुछ याद रखिएगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है इसमें आपका जो प्रिज्म होता है उसके लिए हम यूज करते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, जैसे सूरज जब सुबह उगता है तो सारा आसमान लाल दिखता है ना, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है। जैसे हमारा नीला आसमान दिखता है ना, शाम को नीला आसमान दिख रहा है,
या हमारा पानी जो है वो फैला हुआ है नीला दिखता है, समुद्र का पानी नीला दिखता है, वो स्कैटरिंग की वजह से दिखता है। तो स्कैटरिंग का एग्जाम्पल याद रखना है, सूरज की वजह से आसमान का लाल दिखना, ठीक है, आसमान का रंग लाल दिखना, जो समुद्र होते हैं उनका रंग नीला दिखना, या आकाश आपको नीला दिखाई देता है, या ब्रह्मांड में अगर कोई होगा तो उसको जो आकाश है वो काला नजर आएगा। ये सारी चीजें आपकी स्कैटरिंग की वजह से होती हैं। फिनोमिना प्रिज्म का है या रेनबो का है वो डिस्पर्जन है, रिफ्लेक्शन, ये सारी चीजें हैं जो आपको दिख रही हैं वो रिफ्लेक्शन है, जो नहीं, जो झूठ दिख रहा है, गलत दिख रहा है वो रिफ्रैक्शन है, जो चमकता हुआ दिख रहा है वो आपको स्कैटरिंग या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है। ठीक है, दी गई अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन होता है? इन द गिवन रिएक्शन रिडक्शन ऑफ विच सब्सटेंस टेक प्लेस। ठीक है, रिडक्शन किस चीज का हो रहा है? Fe2O3 2La, La2O3 या आयरन। अच्छा, ये रिएक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पहले तो आप ये याद रख लीजिए, दिस रिएक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट यहाँ पे। ठीक है, Fe2O3 प्लस 2 एल्यूमिनियम प्लस Al2O3, ये रिएक्शन अपने आप में क्या कहलाती है? थर्माइट रिएक्शन है। हमने कल भी एक क्वेश्चन किया था, तब भी मैंने आपको बताया था इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। रेल की जो पटरियां होती है ना, उनको जोड़ने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जहां पे हम एल्यूमिनियम को यूज करके आयरन को जोड़ते हैं, राइट। इसमें रिड्यूस कौन हो रहा है, घट कौन रहा है? रिडक्शन जो है वो और ये एक फिक्स्ड क्वेश्चन है रेलवे का, हर बार पूछा है अभी तक जितनी बार भी पेपर हुआ है, और जो भी हुआ है, एनटीपीसी है, एएलपी है, ग्रुप डी है, ये क्वेश्चन जो है ना वो आपका फिक्स रहता है। यहाँ पे रिड्यूस कौन हो रहा है? रिड्यूस यहाँ पे एल्यूमिनियम हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन किसकी हो रही है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज पूछा है, रिडक्शन पूछा है। रिडक्शन ऑफ विच सब्सटेंस टेक प्लेस, तो एल्यूमिनियम जो है वो तो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ठीक है, और जो आयरन है ना, आयरन ने अपना ऑक्सीजन हटा दिया तो आयरन क्या हो रहा है? आयरन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, आयरन रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में रिडक्शन पूछा है तो आंसर मेरा आयरन आ जाएगा। रिडक्शन है तो आयरन की बात हो रही है, बराबर है, आयरन करके याद रखिए। और एल्यूमिनियम यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट भी है। एल्यूमिनियम अगर ऑक्सीडाइज्ड कर रहा है तो एल्यूमिनियम यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट भी है। क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट का काम भी कर रहा है, राइट। एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होगा और जो आयरन है वो क्या होगा यहाँ पे? वो रिड्यूस होगा, राइट, याद रख ले। समझ आ गया ये सारा कुछ ना? ये वाला क्वेश्चन आई गेस वेरी इट इज वेरी क्लियर। एल्यूमिनियम को अपन क्या लिखेंगे? एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, और साथ में एजेंट क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। आयरन जो है वो क्या है? आयरन यहाँ पे रिड्यूस हुआ है और साथ में एजेंट क्या है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, या ऑक्सीडेशन एजेंट भी लिख सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको बोला जाता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस, नेचुरल गैसेस को अगर हम बर्न कर रहे हैं तो ये आपकी प्रोसेस क्या कहलाती है? एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब जिसमें हीट बाहर निकलती है, ठीक है, थर्म मतलब हीट, एक्सो मतलब बाहर, हीट बाहर हो रही है। ब्लीचिंग पाउडर तब बनता है जब सूखा बुझा हुआ चूना, ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड विद द स्लेक्ड लाइन, कब बनता है ये? जब इसमें क्लोरीन को ऐड किया जाता है। सिंपल है, CaOH होल्ट वाइस है, इसके अंदर आपको क्लोरीन ऐड करना है तो ये क्या बन जाएगा? CaOCl2 बन जाएगा। 2 क्लोरीन अपन यहाँ पे यूज करेंगे तो CaOCl2 करके ये बनेगा। ठीक है, तो इसमें आंसर आपको सिंपल क्लोरीन देना है। लेंस की पावर की ऐसा यूनिट, ये अपन ने पीछे भी किया, डायोप्टर करके याद रखिए, सेम क्वेश्चन है, ये अभी पीछे रिपीट भी किया। 18 ओम रेजिस्टेंस वाले बिजली के बल्ब की पावर, अगर उस पर कोई वोल्टेज ना लगे तो क्या होगा? 18 ओम का बल्ब है यहाँ पे, ठीक है, 80 पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट होता है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम इफ नो वोल्टेज इज अक्रॉस इट इज, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। ठीक है, अगर 0 वोल्टेज है तो V इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अगर वोल्टेज
यहाँ पे अगर करंट नहीं जा, नो वोल्टेज है, तो यानी कि नो वोल्टेज का मतलब जो V है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर वोल्टेज जीरो है तो यानी कि इधर से इधर तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा, यानी कि करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो 0 वॉट करके याद रखिए, पावर नहीं है। इनमें से कौन सा सॉल्ट जो है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट की तरह काम करता है एज एन एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या होते हैं जब हम इनडाइजेशन की शिकायत होती है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है खाना ढंग से, तो एंटा एसिड यूज कर रहे जाते हैं, और इसमें खाना सोडा याद रखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो एक एंटा एसिड की तरह काम करता है। मेरिस्टमैटिक टिश्यूज जो होते हैं उनमें मेरिस्टमैटिक टिश्यूज में डैश की कमी होती है। मेरिस्टमैटिक टिश्यूज में किस चीज की कमी होती है, ये मैंने जब आपको साइंस के क्वेश्चंस कराए होंगे तब भी कराया था, ये ग्रुप डी के पिछले सालों का क्वेश्चन है और ये वापस अभी रिपीट किया है। आपको याद रखना है कि पौधे के अंदर वैक्यूल्स पाए जाते हैं। इनफैक्ट हम बोलते हैं ना कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, उनमें एक डिफरेंस यही है कि जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें वैक्यूल मौजूद होता है। इवन ये सेल का 50 to 90% एरिया कवर करता है, जो वैक्यूल होते हैं वो प्लांट सेल का 50 to 90% एरिया कवर करता है। लेकिन जब भी एनिमल सेल होता है उसमें वैक्यूल नहीं पाया जाता, ठीक है। लेकिन प्लांट्स में ना मेरिस्टमैटिक सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर वैक्यूल नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो मेरिस्टमैटिक टिश्यू है तो प्लांट्स के वो डिवाइडिंग सेल्स हैं, वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते हैं, तो उसमें वैक्यूल नहीं होता, उसमें बाकी के जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो ज्यादा मात्रा में मौजूद होते हैं। वैक्यूल्स याद रखना है। एक गैल्वेनोमीटर जब एक सर्किट में जुड़ा होता है तो डैश की मौजूदगी का पता लगता है। तो अगर गैल्वेनोमीटर है वो सर्किट में जुड़ा है तो आपने क्यों जोड़ा होगा, क्या पता लगाने के लिए, करंट। अगर किसी भी सर्किट में बहुत थोड़ा करंट भी फ्लो कर रहा है, बहुत थोड़े इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो भी गैल्वेनोमीटर उसको पता लगा सकता है, ठीक है, करंट। न्यूलैंड्स के ऑक्टेव नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद होते हैं, तो न्यूलैंड की ऑक्टेव सीरीज के हिसाब से, न्यूलैंड की बात करें न्यूलैंड के बाद आए थे न्यूलैंड के बाद आए थे मेंडलीव और न्यूलैंड के बीच में एक सबसे बड़ा डिफरेंस यही बोला जाता है कि न्यूलैंड्स ने चीजों को काफी नैरो माइंड से देखा और उन्होंने ये बोला कि इसके बाद कभी भी प्रकृति में कोई और एलिमेंट नहीं मिलेंगे, ठीक है। जबकि मेंडलीव का कहना था कि यहाँ पे एलिमेंट्स खत्म नहीं हो रहे हैं, अभी मेरे पास जितने एलिमेंट्स हैं उससे कई ज्यादा एलिमेंट्स आगे खोजे जा सकते हैं। तो न्यूलैंड की ऑक्टेव सीरीज के दौरान 56 एलिमेंट्स थे उनके पास, नोन थे 56 एलिमेंट। जबकि यही क्वेश्चन अगर आपको मेंडलीव के लिए आएगा तो याद रखिए यहाँ पे 63 एलिमेंट्स है, राइट। इनमें से कौन सी वेसल दिल से या हृदय से फेफड़ों को छोड़कर शरीर के अलग अलग अंगों तक लेके जाता है। दिल जो है ना ये आपका फैंसी वर्ड है, ठीक है, ये बायो में यूज नहीं होता है, बायो में हम हृदय के नाम से जानते हैं, ठीक है। हृदय से फेफड़ों को छोड़ के शरीर के अलग अलग हिस्सों में लेके जाते हैं, यानी कि फेफड़ों से तो ऑलरेडी ब्लड आप प्योरीफाई करवा के ले ही रहे हो, तो अरोटा करके याद रखिए, अरोटा, ठीक है। और ये हमारे शरीर की महाधमनी होती है, ठीक है, इसको हम लार्जेस्ट वेसल ऑफ ह्यूमन बॉडी कहते हैं, लार्जेस्ट वेसल ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो जितना भी खून हार्ट के 4 चैम्बर से पंप होके बाहर की तरफ या ऊपर की तरफ जाता है वो अरोटा के माध्यम से जाता है, और वही अरोटा आपके पूरे शरीर को ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करती है, राइट। अरोटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल सेल्स, इनमें से कौन सी बैक्टीरियल बीमारी नहीं है, गोनोरिया, एड्स, साइफिलिस और ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस टीबी जिसे कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होती है, साइफिलिस जो है वो निजेरिया से होती है, बैक्टीरिया है, और गोनोरिया, साइफिलिस और एड्स ये तीनों बैक्टीरियल मतलब ये दोनों आपकी बैक्टीरियल बीमारियां हैं, ठीक है। और ये तीनों एसटीडी डिजीज बोला जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर्स इनको या डिजीज इनको बोलते हैं, ठीक है। गोनोरिया, साइफिलिस, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है, और एड्स जो होता है वो रेट्रोवायरस से होता है, ठीक है। रेट्रोवायरस जिसको HIV के नाम से भी जाना जाता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस या रेट्रोवायरस। तो एड्स जो है ना वो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सी नलिका फ्लोएम में पाई जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूब्स आर फाउंड इन फ्लोएम। तो ट्रैकिड्स और वेसल जाइलम का हिस्सा है, वेन सेल हमारे शरीर में पाया जाता है, जाइलम तो फाइबर में होंगे, और फ्लोएम की जब हम बात करते हैं तो सीव सेल होगा, कंपेनियन सेल होगा, ठीक है।
फ्लोएम फाइबर होंगे और फ्लोएम पैरेन्काइमा होगा। तो सीव ट्यूब्स, निम्नलिखित में से कौन सा प्रॉपर्टी कार्बन को लेके सही नहीं है? इट फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड। भाई पहला ही ऑप्शन गलत है ना, पहला ही ऑप्शन गलत है, देखते ही समझ आ रहा है। कार्बन कैसी बनाता है बॉन्ड्स? कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड जिनको हम शेयरिंग बॉन्ड्स बोलते हैं, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड या शेयरिंग बॉन्ड्स के नाम से जानते हैं। किस वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाते हैं तो यह 5 मीटर विस्थापित होती है? किया गया अगर हम किसी भी वस्तु पे 10 न्यूटन का बल लगाते हैं, न्यूटन मतलब आपका फोर्स में आ गया, इट डिस्प्लेसेस 5 मीटर्स, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क कितना होगा इसके ऊपर लगाया हुआ? तो पहले तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, या वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो F इज 10, डिस्प्लेसमेंट इज 5, 50 हो गया सिंपल। 50 क्या होगा? जूल होगा। वर्क है तो जूल में काउंट करना है। Why are chips packet filled with नाइट्रोजन गैस? तो अगर नाइट्रोजन गैस अगर आप उसमें भर रहे हो तो आप उसे ऑक्सीडेशन से बचा रहे हो, ऑक्सीडेशन नहीं हो रही है, ठीक है। ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑक्सीडेशन, नाइट्रोजन की गैस भरी जाती है। इसीलिए कहते हैं कि पैकेट वगैरह या चिप्स वगैरह बनाते समय उसमें एक्चुअली चिप्स से ज़्यादा हवा की वेटेज होती है, तो वो हवा ही एक्चुअली इसको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, इसलिए आप खा भी रहे हो ना, वरना खा भी नहीं पाओगे ना। तो आपका नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन होने से बचाता है। जो चिप्स वगैरह होते हैं वो तेल में बेग तो नहीं होंगे, फ्राइड होते हैं, तो इसीलिए उनको तेल जो है वो खराब नहीं कर पाए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, लेट्स मीट इन नेक्स्ट सेशन। मैं आपके लिए एक 100 क्वेश्चन का सेशन लेके आ रही हूँ, जो कि अभी तक के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनके बेसिस पे वो साइंस के क्वेश्चन है। उन 100 क्वेश्चन में से आगे जो बच्चे एग्जाम देने जाएंगे उनके लिए डेफिनेटली 25 में से 4 से 5 क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम भी मिल सकता है। सो ये सेशन आपका मंडे को आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।